अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मुंबई शहर के सुनसान सड़क पर एक लड़की लहंगे के जोड़े में नंगे पांव सड़क पर दौड़ी जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरे की वजह से सड़क पर खौफ फैला हुआ था। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। वो लड़की डर रही थी, पर फिर भी वो बस दौड़े जा रही थी। उसे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे ये शादी नहीं करनी थी। उसके लिए शादी ही बहुत बड़ी मुसीबत थी, इसलिए वो इस बारिश और अंधेरे में निकलने के लिए मजबूर थी। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। काली रात में बादलों की गरज एक डर सा माहौल बना रही थी। करीब एक 21 साल की लड़की भाग रही थी। वो बहुत डरी और सहमी हुई थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो अपनी शादी के मंडप से भाग आई थी और उसे ढूंढते हुए उसका सब पीछा कर रहे थे। भागते भागते वो एक जगह रुकी जहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। वो उनके पास गई उनसे मदद मांगने के लिए, और जैसे ही वो उन लोगों के पास गई और बोली प्लीज़ हेल्प, तो वो 5 लोग थे। उन्होंने उस लड़की को मुड़ कर देखा। वो लड़की बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर महरून लिपस्टिक, सिर पर लाल चुन्नी, पतली कमर, हाथों में लाल चूड़ा, दुल्हन के जोड़े में सजी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती को देख उन 5 की नीयत खराब हो रही थी। उन 5 की लाल आंखें और हवस भरी नजरें देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। वो 5 अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगे। उस लड़की ने उन लड़कों की मक्कारी को समझ लिया था और उसने उन लोगों के हाथ में ड्रिंक की बोतल भी देख लिया था। इसलिए बिना देर किए वो वहां से जाने लगी। तभी उन 5 आदमियों में से एक बोला, अरे रुकिए मैडम, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो हम सब है ना। हमारी कार खराब हो गई, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वो लड़की अपने तेज कदमों से चलने लगी और वो लोग भी उसके पीछे तेजी से आ रहे थे। अरे रुकिए, तो इतनी रात में कहाँ जाएंगी? बारिश भी हो रही है। आइए, हमारे पास गाड़ी है, टायर पंचर हो गया था, जल्दी ही ठीक कर लेंगे हम। फिर जहाँ आप कहेंगी हम आपको छोड़ देंगे। सुनिए तो, हमसे भागिए मत। तभी वो लड़की तेजी से भागने लगी और वो लोगों की भी रफ्तार तेज हो गई। तभी सामने से आती गाड़ी से वो टकरा गई और नीचे गिर गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी अचानक से, तो पीछे बैठा आदित्य, जो लैपटॉप में अपना काम कर रहा था, वो कहता है, क्या हुआ? ऐसे अचानक से तुमने ब्रेक क्यों मारी और गाड़ी क्यों रोक दी? तो ड्राइवर ने कहा, सर वो कोई लड़की गाड़ी के सामने आ गई है। आदित्य चौंकते हुए कहता है, क्या? पीछे और भी गाड़ियां थी। ये है आदित्य ठाकुर, 28 साल का एक हैंडसम बिजनेसमैन, और अपने बिजनेस के साथ साथ वो और भी दूसरे काम करता है, जिस कारण से उसे डेविल के नाम से भी जाना जाता है। और आदित्य का दोस्त सोहन और आदित्य का जिगरी दोस्त तो है ही, साथ ही वो आदित्य का बहुत खास भी है। आदित्य की गाड़ी रुकी तो आदित्य गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हो गईं। उन सभी गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स थे जो ब्लैक कलर की ड्रेस में थे। उन 5 लड़कों ने इतनी सारी गाड़ियां देखी तो फौरन वो लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आदित्य की गाड़ी का दरवाजा खोलता है। आदित्य जैसे ही नीचे उतरने जाता है गाड़ी से, तो उसके बगल में ही बैठा रोहन कहता है, आदित्य तुम बैठो, मैं देखता हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। तो आदित्य गाड़ी से नहीं उतरता है। सोहन और ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी के सामने जमीन पर वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। सोहन उस लड़की की सांसों को चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी। तो सोहन कहता है, जिंदा है, सिर पर चोट आई है, चलो इसे उठाओ और गाड़ी में बिठाओ। गार्ड्स उस लड़की को उठाते हैं और आदित्य की पीछे वाली गाड़ी में उसे लिटा देते हैं। और सोहन और ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी चल देती है। आदित्य कहता है सोहन से, कौन थी वो? ठीक तो है ना वो? आदित्य, वो शादी के जोड़े में है, शायद अपनी शादी से भागकर कहीं जा रही होगी तो हमारी कार से टकरा गई। सर पर चोट है, बाकी वो ठीक है, शायद डर से बेहोश हो गई है। अपने मेंशन उसे लेकर चलते हैं और फिर उसी से पूछेंगे कहाँ से हो, उसे उसके घर छोड़ देंगे। पर सोहन उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहो गॉड से। हमारे घर क्यों? उसे ले चलना है और ज़रूरत किसी लड़के से प्यार करती होगी
घर वाले माने ना होंगे तो उस लड़के के लिए भाग आई होगी और उस लड़के ने उसे धोखा दिया होगा, वरना इस अंधेरी रात में ये ऐसे क्यों भटक रही होती। आजकल की लड़कियों को भी पता नहीं क्या हो गया है, प्यार अंधा बना देता है। अरे आदित्य, बिना जाने तुम उसके लिए अपनी राय कैसे बना सकते हो? शायद परेशान हो, कोई बात हो, वो होश में आएगी उससे पूछेंगे। फिलहाल अभी तो पूरा भीगी है, कहीं बीमार न पड़ जाए। अच्छा तुम्हें सोहन बहुत फिक्र हो रही है, क्या बात है? आदित्य तू मेरी टांग मत खींच। वजह कुछ ही देर में आदित्य घर के सामने दरवाजे के पास कार रुकती है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो आदित्य से गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है, गाड़ी ध्यान से चलाया करो, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो तुम्हारा भी परिवार और उसके बारे में भी सोचा करो। ड्राइवर घबराती हुई कहता है, सॉरी सर, वो लड़की अचानक से गाड़ी के सामने आ गई थी। सोहन भी गाड़ी से उतरता है। आदित्य सोहन से कहता है, उस लड़की को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। कहकर आदित्य घर के अंदर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला जाता है। इधर सोहन दूसरी गाड़ी के पास जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वो लड़की अभी भी बेहोश थी। गार्ड की मदद से वो उस लड़की को कार से बाहर निकालता है और अपनी गोद में उठाकर उसे एक कमरे में लाता है और बेड पर लिटा देता है। सोहन उस लड़की को देखता ही रह जाता है। सोहन मन में ही कहता है, कौन हो तुम जो आज मुझसे टकरा गई? पहली बार में ही तुमने मेरी दिल की धड़कनों में हलचल कर दी है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है कमरे में और सोहन से कहती है, ये लड़की कौन है? पता नहीं दाई माँ, ये कौन है? रास्ते में मिली, हमारी गाड़ी से टकरा गई थी, अकेली थी तो यहाँ ले आया। दाई माँ उस लड़की की तरफ देखती हैं तो कहती हैं, इसके कपड़े तो पूरे गीले हो चुके हैं। हाँ दाई माँ, और इसका बदन बुखार से तप रहा है। ठीक है, तुम डॉक्टर को फ़ोन करो, मैं इसे देखती हूँ। जी दाई माँ, कहकर सोहन कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाती है। दाई माँ डॉक्टर और मेड की हेल्प से उस लड़की के कपड़े बदल देती हैं। डॉक्टर उसकी सिर की पट्टी करती हैं और फिर बाहर आती हैं। बाहर सोहन खड़ा हुआ था। डॉक्टर कहती हैं, पट्टी कर दिए, होश उन्हें सुबह ही आएगा, बुखार का इंजेक्शन दे दिया। वैसे ये है कौन, आपकी क्या लगती हैं? डॉक्टर, ये हमें रास्ते में बेहोश मिली थी, हमारी ही कार से टकरा गई थी। इन्हें मैं नहीं जानता, इंसानियत के नाते हम उस लड़की को यहाँ ले आए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। वहाँ आदित्य भी आ जाता है। सोहन हैरानी से कहता है, जी बोलिए, कोई बात है? देखिए, ऐसा लगता है किसी ने उसे टॉर्चर किया है। सोहन कहता है, मतलब डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। हम सब जब उसके कपड़े चेंज कर रहे थे तो उसकी पीठ पर, उसके कमर पर बेल्ट के निशान थे, कुछ पुराने हैं, शायद 3 से 4 दिन, और कुछ घाव तो अभी ताज़ा हैं। उनके साथ मारपीट हुई है, उन्हें किसी ने बेरहमी से मारा है। अब उन्हें होश आए तो उनसे पूछिएगा, ठीक है? आप सब इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा। डॉक्टर कहकर वहाँ से चली जाती है। आदित्य कहता है, ऐसी भी कोई कर सकता है क्या किसी लड़की के साथ? आदित्य, मैंने कहा था ना कि बिना जाने हमें किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। खैर, सुबह होश में आएगी तो देखते हैं वो हम सब को देख कर क्या रिएक्ट करती है। दाई माँ भी बाहर आती हैं और कहती हैं, चलो तुम दोनों को खाना लगवाती हूँ, खा लो और आराम करो। ठीक है दाई माँ। फिर दोनों नीचे ड्राइंग एरिया में आते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं। खाने के बाद सोहन कहता है, आज मैं यहीं रुकूंगा। तो आदित्य कहता है, इसमें बताने वाली क्या बात है, तुम्हारा घर है। हाँ ठीक। फिर दोनों ही अपने कमरे में आते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह आदित्य फ्रेश होता है और तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ता कर रहा होता है। सोहन भी आ जाता है तो आदित्य कहता है, सोहन तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तो सोहन ने कहा, यार आज सारा ऑफिस का काम तुम ही देख लो, मैं यहीं रुकूंगा, उस लड़की से पूछना भी तो है। तभी दाई माँ कहती हैं, बेटा और कुछ चाहिए? तो सोहन कहता है, दाई माँ वो कैसी है? तो दाई माँ कहती हैं, बेटा अभी उसे होश नहीं आया है, बस तुम दोनों नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद मैं उसका नाश्ता लेकर कमरे में जा रही हूँ। दाई माँ, उन्हें होश आए तो आप प्यार से सब पूछिएगा और कहिएगा, वो जब चाहे यहाँ रह सकती हैं, कोई टेंशन ना करें, वो यहाँ सेफ हैं। सोहन को उस लड़की की इतनी फिक्र देख आदित्य बोला, क्या बात है सोहन, तुम उस लड़की को कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं कर रहे हो? सोहन कहता है, आदित्य तुम ऑफिस जाओ, बहुत काम है और आज मीटिंग भी तो है, जाओ वरना लेट हो जाओगे। दाई माँ कहती हैं, आदित्य बेटा वो मैंने सौम्या को बुला लिया है। तो आदित्य कहता है, दाई माँ आपने सौम्या को क्यों बुलाया यहाँ? बेटा अब उस लड़की को जब होश आएगा तो उसे अजीब ना लगे, सौम्या और मैं रहूंगी तो वो घबराएगी नहीं। सोहन ने कहा, आदित्य तुम क्यों उस बेचारी सौम्या से भाग रहे हो? कितना प्यार करती है तुमसे, और मैं तो कहता हूँ शादी कर लो, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी कुंवारा रह जाऊंगा। अच्छा तो मैंने तुम्हें सोहन मन किया क्या कि तुम शादी मत करो?
कर शादी करो, पर मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं उस सौम्या से शादी करूँगा। बेटा, शादी तो करनी ही पड़ेगी, और सौम्या इतनी अच्छी है, फिर उससे दूर ही क्यों रहता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, वरना आप दोनों आज मेरी और सौम्या की शादी की डेट निकलवा कर रहेंगे। कहकर आदित्य ऑफिस चला गया। कुछ देर में सौम्या भी आ जाती है। सौम्या भी बहुत खूबसूरत, गोरा रंग, खूबसूरत सी बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले और गुलाबी होंठ, और दिखने में बहुत ही आकर्षक थी। पर आदित्य ने तो कभी भी सौम्या को सही से देखा ही नहीं। सौम्या आदित्य के ही बिजनेस पार्टनर की बेटी है। सौम्या दाई माँ से प्यार से गले मिलती है और कहती है, कैसी हैं आप दाई माँ, और कैसे मुझे याद किया। बेटा, आ गई तुम? ठीक है, ठीक हूँ बेटा, कुछ कपड़े तुमसे लाने को कहे थे। हाँ दाई, मैं लेकर आई हूँ, और ड्राइवर उन कपड़ों को पैकेट को लाते ही होंगे। पर मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत थी दाई माँ? दाई माँ ने फिर सौम्या को सारी बात बताई। तो सौम्या ने कहा, तो पहले बताती आप तो मैं और कुछ कपड़े ले आती। और वो लड़की कहाँ है? दाई माँ कहती हैं, बेटा तुम चलो, फिर बताती हूँ। दाई माँ और सौम्या उस मेड उस लड़की के लिए नाश्ता लेकर कमरे में जाती हैं, और पीछे से सोहन भी आता है और दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो जाता है। वो लड़की को धीरे से अब होश आता है, और जैसे जैसे उसे होश आ रहा था, उसे रात की बातें भी याद आ रही थी। और माँ कहकर तेज से उस लड़की ने चिल्लाया, और घबराती हुई बिस्तर से उठकर बैठ गई। तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया तो दाई माँ उसके पास बैठती हुई कहती है, बेटा तुम ठीक हो? वो लड़की अपनी पलकें उठाकर दाई माँ की तरफ देखती है तो घबराती हुई जल्दी से अपने पैरों को सिकोड़ लेती है। तो दाई माँ कहती है, घबराओ मत बेटी, तुम ठीक हो और यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो डरो मत। और तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की फिर अपने कपड़ों को देखती है तो हैरानी से दाई माँ से कहती है, ये कपड़े बेटी, ये कपड़े तुम्हारे मैंने डॉक्टर की मदद से बदले हैं, तो तुम परेशान मत हो। अब बताओ तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और किससे तुम भाग रही थी? मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, मेरे दोनों बेटे तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम उनकी गाड़ी से टकरा गई थी और बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ ले आए। अब तुम बताओ अपने बारे में। पर वो लड़की चुपचाप बैठी रहती है। तो दाई माँ कहती है, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके दवाई खा लो। और ये सौम्या है, मुझे ना सही, इसे तो अपना नाम बता दो। उस लड़की ने घबराते हुए कहा, रूही। रूही नाम है मेरा। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा बेटा। अच्छा ठीक है रूही बेटा, मुझे थोड़ा काम है, सामने बाथरूम में, फ्रेश हो जाओ और सौम्या बेटा के साथ नाश्ता करो, और बिल्कुल भी घबराना मत। रूही हमें सिर हिला देती है। दाई माँ फिर चली जाती है और सौम्या प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, रूही जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मेड दरवाजे पर दस्तक देती है। सौम्या कहती है, अंदर आ जाओ। मेड अंदर आती है सौम्या के पास और कहती है, मैम ये पैकेज आपके ड्राइवर ने आपको देने के लिए कहा है। सौम्या मेड से वो पैकेट लेती है और रूही के सामने करती हुई कहती है, सॉरी, ये मेरे कपड़े हैं, आज ये पहन लो, फिर मैं आपके लिए शाम को न्यू कपड़े लाऊंगी। रूही ने वो पैकेट सौम्या से लिया और वॉशरूम में चली गई। सोहन भी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शावर लेकर रूही बाहर आती है और सौम्या के साथ बैठकर नाश्ता करती है। और दवा खाने के बाद सौम्या कहती है, देखो रूही, अभी मुझे जाना होगा, शाम को मैं आऊँगी, फिर खूब ढेर सारी बातें करेंगे और तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम दाई माँ से कहना। रूही हमें सिर हिलाती है। फिर सौम्या भी चली जाती है। रूही चारों तरफ कमरे को देखती है और फिर वापस से वो लेट जाती है बिस्तर पर और सो जाती है। शाम के वक्त रूही की आँख खुलती है। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। उसके पैरों में बहुत दर्द था और सिर में भी। रूही सामने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी पर रूही की नज़र जाती है तो शाम के 6 बज रहे थे। रूही कहती है, क्या मैं अभी तक सो ही रही थी? तभी सौम्या भी अंदर आती है और रूही को बैठा देखकर मुस्कुरा कर कहती है, रूही, जैसा आपको छोड़कर गई थी वैसी ही हैं आप। हाँ, आपके जाने के बाद मैं सो गई थी। कोई बात नहीं रूही, दवाइयों का असर है और आप जितना आराम करेंगी आपके लिए सही रहेगा। दाई माँ भी दोपहर में खाने के लिए आपको उठा रही थी पर आप गहरी नींद में सो रही थी। तभी मेड चाय लेकर अंदर आती है और टेबल पर रख कर चली जाती है। फिर सौम्या और रूही दोनों आपस में बात करने लगती हैं। इधर सोहन हॉल में बैठा अपने मोबाइल में लगा हुआ था। आदित्य घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, क्या हाल है उस लड़की का, कैसी है? अब वो कुछ बताया उसने कि नहीं? तो सोहन कहता है, अभी तक तो कुछ नहीं बताया आदित्य, उसने तो बहुत घबराई हुई है, और हाँ बस अपना नाम बताया, रूही। रूही नाम सुनते ही आदित्य चौंका और सोहन से कहा, रूही? रूही के आगे क्या लगाती है? बताया कुछ नहीं? नहीं, बस रूही यही नाम बताया उसने। और ये नाम सुनते ही तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं सोहन। फिर बिना कुछ बोले आदित्य वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और
वॉशरूम में शॉवर लेने चला जाता है। शॉवर के नीचे खड़ा बस वो रूही नाम के बारे में सोचने लगा। वो परेशान हुआ, उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा रूही। तो उसे कुछ याद आने लगा। आदि, मुझे नहीं भीगना बारिश में, मुझे इन गरजते बादलों से डर लगता है। कुछ नहीं होगा रूही, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आदि, जानती हूँ तुम होकर अगर भीगी हो बीमार पड़ जाओगी, फिर कल स्कूल भी तो जाना है और बीमार पड़ी तो माँ डांटेंगी। कुछ नहीं होगा रूही, चलो ना अब। और मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़ लिया और अब किस बात का डर है। तभी बाथरूम के बाहर से आवाज़ आती है, आदि आदि क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, बाहर आओ। आदि अपने ख्यालों से बाहर आता है और शावर का नल बंद करता है और टॉयल लपेट कर वो बाथरूम से बाहर आता है तो सामने सौम्या को खड़े देखकर गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से अपनी अलमारी के पास जाता है और टी शर्ट निकाल कर पहन लेता है और वहीं सौम्या तो प्यार से बस आदि को ही देखे जा रही थी। आदित्य कहता है, सौम्या कहाँ खो गई और कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे कमरे में नॉक करके आया करो। सौम्या कहती है, नॉक ही कर रही थी पर तुम तो बाथरूम में थे, ना जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। ठीक है, तो तुम्हें पता था कि मैं बाथरूम में हूँ तो बाद में आती। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था कि यहीं खड़ी रही। सॉरी आदित्य, बस तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने का मन है, बाहर चलते हैं ना, किसी कैफ़े में साथ बैठकर कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। देखो सौम्या, तुम्हारे लिए पहले ही कहा था कि मेरी तुम्हारी दोस्ती भी नहीं हो सकती, तो शादी और ऐसे साथ में घूमना तो अलग ही बात है। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने बचपन से जिससे प्यार किया है आज भी उसी से ही प्यार करता हूँ और आज वो मुझे बुला सकती है, तुम नहीं। तुम मुझे आदित्य ही बुलाओ। ठीक है आदित्य, सॉरी। और आदित्य, अगर उसकी शादी हो गई तो, और तुमने उसे बहुत ढूंढा भी पर वो नहीं मिली, फिर भी तुम अभी उसका इंतजार कर रहे हो। सौम्या, प्यार इजहार का मोहताज नहीं होता और वो ही बसी है मेरे दिल में, उसकी ये जगह किसी को नहीं दे पाता, तो इसमें मेरा क्या कसूर। तुम समझो सौम्या, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर तुम डिजर्व करती हो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और ये जिद छोड़ दो। आदित्य, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। बाकी तुम्हें मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, बाकी मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कैफे ना सही, नीचे हॉल में बैठकर तो कॉफ़ी पी सकते हैं ना। आदित्य कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर सौम्या नीचे आती है तो सोहन कहता है, रूही कैसी है। तो सौम्या कहती है, रूही अच्छा जी। आपको कैसे पता चला कि उसका नाम रूही है। जब उसने अपना नाम बताया तो मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। अच्छा ठीक है, आप सफाई मत दो। और वो ठीक है, अब अनजान जगह है इसलिए थोड़ा चुप है, अभी कमरे में ही है। इधर आदित्य कमरे से बाहर आता और थोड़ी ही दूर जाता है कि उसके कदम उस कमरे के पास ठहर जाते हैं जहां रूही थी। आदित्य को अजीब से बेचैनी होने लगी। उसने सोचा क्यों ना एक बार दरवाजा खोलकर देख लूं, फिर वहीं ठहर गया और खुद से बोला, नहीं, ऐसे किसी के कमरे में जाना ठीक नहीं है। अगर वो मेरी रूही ना हुई तो वो मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। और मैं भी। फिर तेज कदमों से आदित्य नीचे हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए पर रूही चुप ही रही। वो कौन है, कहाँ से आई है, क्यों अपनी ही शादी से वो ऐसे भाग रही थी। अभी तक अपने बारे में रूही ने किसी को नहीं बताया था। 3 दिन बाद अब रूही को थोड़ा ठीक लग रहा था। शाम के वक्त रूही उठी और खुद से कहा, रूही तुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। ये लोग बहुत अच्छे हैं पर ऐसे बिना जान पहचान के तू किसी और के घर में कैसे रह सकती है। ये सब अजनबी है तेरे लिए, तेरा ख्याल रखा यही बहुत है। पर जाऊं कहाँ, मेरा फ़ोन भी तो नहीं है। भगवान जी, आप ही कोई रास्ता मुझे दिखाइए। फिर रूही उठी और कमरे से बाहर आई तो इतना बड़ा घर देखकर खुद से ही बोली, ये मैं कहाँ हूँ। रूही घर को देखने लगी जो बहुत बड़ा तो था ही और साथ में बहुत ही खूबसूरत भी था। वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। हॉल में वाइट कलर के सोफे, वाइट पर्दे, वहाँ पर हर सामान बहुत सलीके से रखा हुआ था। वहाँ कई सर्वेंट थे। एक सर्वेंट रूही को देखकर बोला, मैम कुछ चाहिए आपको। तो रूही ने ना में सिर हिलाया और वापस से वो सीढ़ियों के पास आई। सीढ़ियों के बगल में ही एक कमरा था, वहाँ से आती आवाज़ सुन रूही उस कमरे की तरफ गई। रूही ने हल्के से दरवाजा खोला तो नीचे जमीन पर खून से लथपथ आदमी गिरा हुआ था और वहीं रूही की तरफ पीठ किए सोहन और आदित्य खड़े
थे। डर से रूही के मुंह से चीख निकल जाती है। आदित्य पलट कर देखता है तो रूही जल्दी से वहां से तेजी से घर से बाहर निकल जाती है। आदित्य और सोहन कमरे से बाहर आते हैं। तभी एक मिनट कहती है, सर मैम बाहर की तरफ गई है। सोहन कहता है, आदित्य तुम यहीं रुको, रूही डर गई है, वैसे वो बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर गार्ड्स हैं और गेट भी बंद है। रूही जैसे ही गेट की तरफ जाती है तो कुछ गार्ड्स रूही को पास आते हैं और कहते हैं मैम अंदर चलिए, पर रूही डर से चुप ही रहती है, उसे समझ ही नहीं आता क्या करे। तभी रोहन आता है और कहता है, रूही घबराइए मत, अंदर चलिए। रूही डर से अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेती है। फिर आदित्य भी आ जाता है। रूही अपने चेहरे को छुपाए हुए ही कहती है, प्लीज मुझे मत मारिएगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आपने मेरी जान बचाई, हिसाब बराबर। रूही की बात सुनते ही सोहन और आदित्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ देर रूही यूं ही खड़ी रहती है। जब उसे कोई आवाज नहीं आती तो वो अपने चेहरे से हाथों को हटाती है और सामने देखती है तो आदित्य और सोहन उसके सामने ही खड़े थे। आदित्य तो रूही को देखता है और उसका दिल जोरों से धड़कता है। रूही को देख वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो खुद से ही मन में कहता है, रूही, मेरी रूही। फिर आदित्य हैरानी से कहता है, रूही तुम? और रूही के पास जाता है तो रूही दूर से पीछे जाने लगती है। रूही की आवाज भी बंद हो गई। डर से इतना खतरनाक जिसने अभी बेरहमी से एक इंसान को मारा, उसे अपनी तरफ आता देख रूही बहुत डरने लगी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। आदित्य जैसे जैसे रूही के करीब आ रहा था, रूही अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी। तभी गेट से उसकी पीठ जा टकराई और वो चुपचाप आंखें बंद किए खड़ी हो गई। सोहन कहता है और आदित्य से कहता है, क्या कर रहा है यार, रूही डर रही है तुमसे। आदित्य बिना कुछ बोले रूही के आसपास हाथ रख दिया और धीरे से कहा, रूही मेरी तरफ ध्यान से देखो, मैं तुम्हारा आदि। ये सुन सोहन भी सन रह गया और वही रूही कहती है, कौन आदि? मैं किसी आदि को नहीं जानती, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी गेट के बाहर खड़ी गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है तो सोहन कहता है, लगता है दाई माँ आ गई मंदिर से। आदित्य रूही का हाथ पकड़कर उसे एक साइड करता है। रूही डर के मारे अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। गेट खुलता है, गाड़ी अंदर आती है। तभी सभी गार्ड्स को इकट्ठा देख वो गाड़ी से उतर कर आती हैं और कहती हैं, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तभी दाई माँ की नजर घबराई सी आंखें बंद किए रूही पर नजर पड़ती है तो दाई माँ गुस्से में सबसे कहती हैं, जाओ अपना काम करो सब। दाई के माँ की आवाज सुनकर रूही अपनी आंखें खोलती है और आदित्य से अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भागकर दाई माँ के गले लग जाती हैं। दाई माँ रूही के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुए कहती हैं, दोनों से कहती हैं, आदित्य और सोहन तुम दोनों इस प्यारी सी फूल सी बच्ची को क्यों डरा रहे हो? और रूही बेटा सब ठीक है, तुम घबराओ मत, चलो अंदर चलते हैं। फिर रूही और दाई माँ घर के अंदर की तरफ जाने लगती है। सोहन और आदित्य तो चुपचाप खड़े थे। रूही जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो डर और अपनी आंसुओं से भरे आंखों से पीछे पलटकर आदित्य और सोहन को देखती है। फिर जल्दी से अपनी नजरें फेरते हुए घर के अंदर चली जाती है। सोहन आदित्य से कहता है, तुम रूही को जानते हो क्या? आदित्य, हाँ आदित्य, क्या वो वही रूही है जिससे तुम बचपन से ही प्यार करते आए हो? वो आदित्य की आंखें नम हो जाती हैं और जोर से गेट पर अपना एक हाथ मारता है तो सोहन कहता है, आदित्य ये क्या कर रहा है? सोहन ये वही रूही है, पर ये मुझे क्यों नहीं पहचान रही है? और आज इतने सालों बाद मिले तो ऐसे। पर एक पल में ही आदित्य की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां और दांत पीसते हुए कहा, कौन है वो जिसने मेरी रूही को तकलीफ दी? सोहन पता लगाओ कैसे भी कि आखिर रूही मसूरी से यहाँ दुबई कैसे पहुंची और ये हक आखिर किसने किया? आदित्य मैं सब पता कर लगा लूंगा, फिर तुम फिक्र मत करो, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। आदित्य फिर घर के अंदर आ गया और वही सोहन बस खड़ा था। वो उदास हो गया था। रूही को देखते ही उसके दिल में अलग ही फीलिंग आई थी। पर रूही आदित्य का प्यार है सुनकर खुशी भी हुई पर वो दुखी भी हुआ जिससे उसकी आंखें भर आईं।